सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नेम है रेशनल नंबर। ये सारे चैप्टर हम स्ट्रिक्टली आपकी न्यू सिलेबस जो आए उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं रेशनल नंबर होते क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equals to 0 are called rational number। मीन्स बेसिकली कोई भी नंबर जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो एक रैशनल नंबर होता है, प्रोवाइडेड वन कंडीशन। एक कंडीशन बस इनने दी है कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, जहां पे अगर हम कंसिडर करें तो p है हमारा 2 और q है हमारा 5। क्लियर? तो ये हो गया ना p/q के फॉर्म में। तो बेसिकली जो भी नंबर फ्रैक्शन में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लाइक 3 अगर मैं -7 भी लिख देता हूं तो भी एक रेशनल नंबर है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। बेसिकली दो टाइप के रेशनल नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे अगर मैं 2/5 ये लिखा था मैंने, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और अगर मैं लिख दूं -3/7 तो ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। क्लियर? अब और कंसेप्ट आ जाते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 7, क्या 7 एक रेशनल नंबर है? तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो अगर डिनोमिनेटर में उसके कुछ नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली क्या लिख सकते हैं, 1। तो अगर मैं अकेला 7 भी लिख देता हूं तो वो भी एक हमारा रेशनल नंबर होता है। क्लियर? अब कंडीशन आ जाती है तो रेशनल नंबर होते कौन से नंबर नहीं है, तो आप याद रखना, इन्होंने ऑलरेडी हमसे बोल करके रखा है कि नीचे बस 0 नहीं आना चाहिए, मींस डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी तो कोई भी नंबर ले लो वो रेशनल नंबर होता है। लाइक अगर मैं लिख दूं 7/0, सपोज करिए मैं 7/0 लिख देता हूं, तो इन्होंने बोला है ना कि डिनोमिनेटर में 0 बस नहीं आना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं इधर पे देखूं इस एग्जांपल में तो डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्लियर? 7/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू बेसिकली नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड होती है ऐसे नंबर की वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता है। क्लियर? और भी देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं 0/7 तो क्या ये रेशनल नंबर है? अगर मैं ऊपर 0 लिख देता हूं तो वो रेशनल नंबर होगा। क्लियर? क्योंकि इन्होंने बोला है बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तो 0 हो चुका है या फिर हो सकता है। क्लियर? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये इस तरीके से मैंने वैल्यू लिखी है तो आप याद रखेंगे कि अगर न्यूमरेटर में वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती। क्लियर? लाइक अगर मैं 0/7 या फिर 79854 कुछ भी एक नंबर लिख दूं, लेकिन न्यूमरेटर में तो 0 है ना, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड, न्यूमरेटर में 0 हमेशा 0 ही रहेगा वो वैल्यू। क्लियर? एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या 0 रेशनल नंबर है? अगर मैं सिर्फ 0 लिख देता हूं तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो यस, दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1। मैंने आपको अभी भी बताया कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, उसको 1 कंसीडर करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक इंट्रो है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे। आप एक बात याद रखेंगे कि इस चैप्टर में सिर्फ जो न्यू सिलेबस है आपका, एक एक्सरसाइज बस है आपके लिए। क्लियर? वो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रिक्टली न्यू बुक है आपकी जो कि मैथ्स की है। क्लियर? तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक एक्सरसाइज आपके लिए, एक्सरसाइज 1.1, और इसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है क्या, खत्म। क्लियर? तो सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज करनी है और एक एक्सरसाइज में भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। अब टीचर क्या करेगा, जब उसके पास क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे एग्जाम देने के लिए तो वो कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा? एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस देगा, ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस देगा। क्लियर? तो आपके लिए जितने भी एग्जाम्पल वाले और ट्राई दीज वाले क्वेश्चन दिखें वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। क्लियर? हम करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का नाम बताओ। क्लियर? इन्होंने बोला है प्रॉपर्टी का नाम बताओ
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में जो यूज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, क्लियर। अब इसमें हमें बस प्रॉपर्टी बताने की कौन सी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज दिस, सेकंड सेक्शन इज दिस एंड द थर्ड सेक्शन इज दिस, क्लियर। अब इनको हमें एनालाइज करना है, तो आप ध्यान से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने -4/5 को मल्टीप्लाई किया है 1 से। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही नंबर आता है, क्लियर। पहले इन्होंने -4/5 इंटू 1 लिखा, फिर 1 इंटू -4/5 लिखा, तो बस इन्होंने 1 की पोजीशन चेंज कर दी है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4/5 ही आएगी, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें वही वैल्यू आती है। और ओवरऑल इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1 को अपन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उस नंबर की आइडेंटिटी वैसी ही रहती है, मींस उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखो 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है हमारा ये और द सेकंड सेक्शन इज दिस, क्लियर। तो इनको एनालाइज करना रहता है, इक्वेशंस को हमें तोड़ के देखना रहता है, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बनती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूँ तो क्या आएगा आपका आंसर, 6 आएगा। और अगर 3 इंटू 2 लिख देता हूँ तो 3 2 जा भी हमारा क्या होता है, 6, क्लियर। मीन्स अगर मैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर मैं आगे लिख रहा हूँ और किस नंबर को मैं पीछे लिख रहा हूँ। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यही प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, ध्यान से देखिए जरा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें देखें तो -13/17 इंटू -2/7, क्लियर, 13 और 2। लेकिन यहाँ पे देखो कि 2/7 -2/7 इंटू -13/17, मतलब इन्होंने क्या किया है, बस ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, लेकिन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या ही आएगा, सेम। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देता हूं आंसर, इसका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या देखने को मिल रहा है हमारे लिए, मैं इसको साइड में लिखता हूँ, -19/29 इंटू 29/-19। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 29 बन जा और 29 बन जाए, एक नीचे वाली वैल्यू एक ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी, और -19 बन जा इंटू -19 बन जा, मीन्स ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, 19 बन जा 19 बन जा, तो अल्टीमेटली हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। मतलब अगर मैं 2/5 ले लूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होगा वो होगा 5/2, ठीक है। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2, और दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा, क्लियर। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, तो ये हमें लिखना है। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, कह रहे हैं कि बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हम कर रहे हैं जिससे कि ये सारे ऑपरेशन पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टी का नेम बताना है हमारे लिए, क्लियर। देखो इस जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है।
अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है पहले मैं वो बताता हूँ आपके लिए। सपोज करो कि 3 वेरिएबल्स हैं ए, बी और सी। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a इंटू बी इंटू सी। फिर अगर मैं इन तीनों को वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे हमारे, बस इनको मल्टीप्लाई के करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए, पहले मैं इन दोनों में ब्रैकेट लगा रहा हूँ a इंटू बी में, फिर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट b इंटू सी में। क्लियर? या फिर पहले मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। चाहे मैं पहले ब्रैकेट लगा दूं इन दोनों में और फिर ब्रैकेट लगा दूं पहले 2 ब्रैकेट्स में। मींस मल्टीप्लाई हम तीनों ही वैल्यू को कर रहे हैं, बस ब्रैकेट हम इंटरचेंज करते जा रहे हैं। मींस पहले ब्रैकेट इसमें और पहले फिर सेकंड ब्रैकेट इसमें। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपके लिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैं लिख के बता रहा हूँ। अगेन मैं लिख रहा हूँ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा आंसर तो मेरे एग्जैक्ट सेम ही आएंगे ना। बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो पहले ब्रैकेट इन्होंने इन दोनों पे लगाया है 6 इंटू 4/3 पे, और फिर ब्रैकेट इन्होंने इस पे लगाया हुआ है। क्लियर? और अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों एग्जैक्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वो मैं लिख देता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? बस इतना करना है आपके लिए। मैं आपको प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूं और हम आंसर भी करते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप देखेंगे तो देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ। कह रहे हैं कि जब 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं। एक कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5 एक रैशनल नंबर है और एक मैं ले लेता हूँ 3/4। क्लियर? तो दोनों के दोनों रैशनल नंबर है और मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 3 जा हो जाएगा मेरा 6 और 5 4 जा होता है 20। अब 6/20 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। क्लियर? तो जब मैं 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्लियर? तो बस ये हो गया बच्चों हमारा आंसर थर्ड वाले क्वेश्चन का भी। क्लियर? तो बस बच्चों इस एक्सरसाइजेज में 3 क्वेश्चंस थे और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? इसमें क्योंकि एक ही एक्सरसाइजेज है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्राई दीज और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे तरह से कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टीचर आपको ये एग्जाम्पल और ट्राई दीज दे, या फिर आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना है किसी भी रिफ्रेशर से। अगर आपको एग्जाम्पल्स की वीडियो और ट्राई दीज की चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस एक साथ आप कवर आउट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।